नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जीएसटी एक्सपर्ट सीएस के अग्रवाल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नया सर्कुलर, तो बहुत इन डेप्थ डिस्कशन है, बेसिक से लेकर एडवांस डिस्कशन है और इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसको समझने के लिए आपको बहुत इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। तो हमने आज इसको स्टडी किया अपने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ जो चार्टेड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स हैं, और देखिए क्या निकल क्या है, लोग सोच क्या रहे हैं और गवर्नमेंट क्या सोच रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी किताब रिलीज कर रहे हैं जो बिल्कुल अमेंडेड होगी। 27 दिसंबर 2022 तक जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सारी हम किताब में डाल रहे हैं। ये किताब आप बुक कर सकते हैं और हम लोग को लगता है कि 15 जनवरी तक ये किताब हम लोग रिलीज कर देंगे। मैं आपको किताब दिखलाता हूँ ये है क्या। यह हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। इसके शॉप में जाके बुक्स में चले जाइएगा और इसमें ये वाली किताब 2 वॉल्यूम में है, जीएसटी लॉ बेसिक टू एडवांस। एंड इसमें जो चैप्टर्स कवर्ड हैं वो करीब करीब 37 चैप्टर्स कवर्ड है और ये 800 रुपीज की है। अगर आप वॉल्यूम 2 भी साथ में लेते हैं तो 700 प्लस 700 की। इस किताब में कवर्ड क्या क्या है: हैंडलिंग जीएसटी नोटिसेस, अंडरस्टैंडिंग जनरल नोटिसेस, एसएमटी 10, डीआरसी 01, डीआरसी 07, दिस। इसमें जो चैप्टर्स कवर्ड है वो ये है, प्लस इसमें हम लोग ड्राफ्ट रिप्लाई भी डालेंगे। तो ये किताब रिलीज कर रहे हैं। ड्राफ्ट रिप्लाई में क्या है, वो सारे रिप्लाईज जो हमने नोटिसेस मिले हैं और जिसके रिप्लाई हमने एक्चुअल बनाए हैं वो सारे रिप्लाई इसमें होंगे। टेक्निकल ग्राउंड्स भी होगा, लॉ के ग्राउंड्स भी होंगे, मेरिट्स के ग्राउंड। तो ये पहली बार है जो इंडिया में इस तरह की किताब रिलीज हो रही है। ये दोनों किताब आप बुक कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 15 जनवरी से हम लोग इसको कुरियर करना शुरू कर देंगे आपके एड्रेस पे। अब आइए वो वीडियो देखते हैं, अंत तक देखिएगा, एक एक चीज अगर बारीकी से समझना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है आप सभी का। और हम लोग सर्कुलर डिस्कस कर रहे थे जो 27 दिसंबर को रिलीज हुआ था। एक सर्कुलर हमने डिस्कस कर लिया, 27 दिसंबर वाला, आईटीसी वाला। बाकी सर्कुलर भी डिस्कस करते हैं। और ये वाला सर्कुलर नंबर 184/16/2022 है। ये बेसिकली सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 से रिलेटेड है और इसमें उन्होंने कुछ कुछ लिखा है। मैं उसको अपनी किताब में दिखाता हूँ, इसमें आपको समझाता हूँ क्या है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। और मुझे एक बात बताइए, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होता है? इसकी हम लोग लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं फरवरी में मोस्ट प्रोबेबली। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा बताएंगे आप? जो बिल में एड्रेस रहता है, रजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस रहता है। बिल में एड्रेस किस बेसिस पे लिखते हैं? जो पार्टी बताएगा, जो परचेस। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करता है सप्लायर कहां का है और प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स, रिसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स या प्रोविजंस। रिसिपिएंट्स वैसे जनरली जहां का रिसिपिएंट होता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, लेकिन ऐसा जरूरी है नहीं। तो ये जो आप पढ़ेंगे ये वाला, यहां पर लॉ क्या लिखता है प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर मान लीजिए दिल्ली का है। अब देखिए, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कोरियर टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, तो शैल बी द लोकेशन ऑफ सच सर्विस रिसीवर। तो अगर B2B सप्लाई है तो जहां का रिसिपिएंट होगा, ठीक बात है। और रिसिपिएंट मान लीजिए हरियाणा का है तो हरियाणा हो जाएगा। अब इसको एग्जांपल के रूप में समझिए आप। हरियाणा वाला दिल्ली आता है कि मुझे गुड्स भेज दो हरियाणा में, कैसे क्या, और जीटीए को अपॉइंट कर रहा है, ठीक। अब दिल्ली वाला क्या करेगा, हरियाणा में गुड्स भेजना है इसको, किसको अपॉइंट किया? जीटीए। ये जीटीए कहां का है? या तो दिल्ली का होगा, मान लीजिए मैं आसाम का लेता हूं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए, ये आसाम का। तो दिल्ली वाला इसको कहा कि ये वाला गुड्स हरियाणा पहुंचा दो, तो ये हरियाणा भाई, इसको दिल्ली मानते हैं एक बार थोड़ी देर के लिए, तो कुछ और कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा उसमें। दिल्ली मानते हैं तो इसको जीटीए हरियाणा पहुंचा दिया। इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बताइए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का। ये जीटीए किसको सर्विस दे रहा है? हरियाणा को।
नहीं, फिर से बोलिए। जीटीए किसको सर्विस, किसने हायर किया इस जीटीए को? दिल्ली। दिल्ली ने। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, और ये दिल्ली क्या, ये जीटीए अपना इनवॉइस में किसका एड्रेस लिखेगा रिसिपिएंट में? हरियाणा है हरियाणा का नहीं, हरियाणा तो डेस्टिनेशन है, दिल्ली लेकिन ये सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहा है? दिल्ली को। तो एड्रेस किसका लिखेगा? दिल्ली का। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इसका? दिल्ली टू दिल्ली, ये भी दिल्ली का है। ये जीटीए कहाँ का है? ये भी दिल्ली का है। यस सर। और ये किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? दिल्ली वालों को ही कर रहा है। तो ये C+S चार्ज करेगा। ठीक बात है। समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है ये? रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है तब कैसे होगा? अब देखिए, लोकेशन ऑफ द गुड्स जीटीए, होगा। चलिए जीटीए दिल्ली का है, जो भेज रहा है वो भी दिल्ली का है। सप्लायर कौन है यहां पर? दिल्ली वाला। रिसिपिएंट कौन है जो भेज रहा है? दिल्ली वाला। लेकिन भेज कहां रहा है? हरियाणा में। ये रिसिपिएंट दिल्ली का लेकिन अनरजिस्टर्ड है। अब देखिए, पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। जहां पर ये गुड्स उसको दिया जाता है, तो कहां दिया गया उसको? दिल्ली में दिया गया? नहीं, हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। इसको दिल्ली में लिया गया, हरियाणा में पहुंचा, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगेन दिल्ली होगा। समझ में आ रहा है? इसमें प्रोवाइजो लिखा, और ये प्रोवाइजो देखिए, प्रोवाइडेड दैट when transportation of goods is to a place outside India, the place of supply shall be the place of destination of such goods. लेकिन अगर ये सिंगापुर भेजा जाता तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाता? सिंगापुर हो जाता। अब देखिए, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये दिल्ली वाले को दे रहा है कि सिंगापुर पहुंचा दो। अब क्या होगा? सिंगापुर हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इंडिया टू आउटसाइड इंडिया गुड्स जा रहा है, तो इंटरस्टेट सप्लाई या इंट्रास्टेट सप्लाई? इंटरस्टेट सप्लाई, सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 क्लॉज 8। तो ये सारी बातें हमने यहां पर अलग अलग ढंग से लिखी है। देखिए, लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन है, कहां है? राजस्थान। रिसिपिएंट कहां है? रजिस्टर्ड उड़ीसा। कहां से गुड्स पिकअप किया गया है? राजस्थान से। डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स कहां है? उड़ीसा। अब इसको बिना देखे बताइए। सबसे पहले रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? डेस्टिनेशन। नहीं, वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्ट हैंडेड। अरे नहीं, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है तो कहां होगा? वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर। सप्लायर का एड्रेस होगा, रिसिपिएंट का एड्रेस ना। अरे रिसिपिएंट का एड्रेस। देखिए, कंजम्पशन बेस्ड चल रहा है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन है, तो जहां कंज्यूम हो रहा है और जहां रेसिपिएंट है वहीं कंज्यूम होगा ना ये। बिल्कुल सर। तो ये उड़ीसा होगा। ठीक बात है। तो राजस्थान टू उड़ीसा इंटरस्टेट सप्लाई हो जाएगा। अब क्या ये उड़ीसा वाला जीटीए क्रेडिट क्लेम कर सकता है अगर एलिजिबल है तो? यस सर। यस आईजीएसटी करेगा, आईजीएसटी का क्रेडिट क्लेम कर लेगा। अब देखिए, राजस्थान रजिस्टर्ड है, राजस्थान में गुड्स कहां से पिक किया? राजस्थान से। पहुंचा कहां रहा है? उड़ीसा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? राजस्थान होगा, क्योंकि रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है। इंट्रा आईटीसी क्लेम कर लेगा C+S का। यहाँ राजस्थान, अनरजिस्टर्ड उड़ीसा, यानी कि जो रिसिपिएंट है वो कहां का है? उड़ीसा का है। गुड्स कहां से पिक कर रहा है, यानी कि ये हुआ क्या होगा? उड़ीसा वाला राजस्थान गया होगा, वहां पर बुकिंग किया होगा किसी जीटीए को। यही तो हुआ होगा। तो राजस्थान टू उड़ीसा, बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ये राजस्थान होगा। राजस्थान होगा, यानी कि C+S लगाया। क्या उड़ीसा वाला इसका क्रेडिट क्लेम कर पाएगा? नो अनरजिस्टर्ड है तो भी अनरजिस्टर्ड इसलिए नहीं कर पाएगा। अगर बाई चांस रजिस्टर्ड होता तो भी नहीं कर पाता। ठीक है। अब देखिए, राजस्थान रजिस्टर्ड उड़ीसा, गुड्स कहां से पिक किया? राजस्थान। जा कहां रहा है? सिंगापुर। बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सिंगापुर होगा। ये इंटर या इंट्रा? इंटर हो जाएगा 7.5A के अकॉर्डिंग। क्यों है 7.5A? जब हम
करेंगे तब बताएंगे आपको। ये रेसिडुअल सेक्शन है। अब क्या ये उड़ीसा वाला इसका क्रेडिट क्लेम कर पाएगा? हाँ बिल्कुल कर पाएगा, अगर एग्जाम नहीं है तो ये सप्लाई, क्योंकि 20A 20B में कुछ एग्जाम्पशन भी दी हुई है। ठीक बात है ना? सेकंड लास्ट में आपने बोला कि रजिस्टर होगा भी क्रेडिट नहीं ले पाएगा, समझा? नहीं तो C+S लगाता ना, ये है उड़ीसा का, मान रजिस्टर्ड है ये, तो मतलब वो तो मैं ये कह रहा हूं, अगर उड़ीसा का रजिस्टर्ड पर्सन है, इसको कोई C+S का बिल मिलेगा दिल्ली का, तो क्रेडिट क्लेम कर पाएगा ये? नहीं। वही कह रहा हूं। ये हमने इंटरप्रेट किया था, ये सेम इंटरप्रिटेशन इन्होंने सर्कुलर से निकाला है, सेम इंटरप्रिटेशन पूरा का पूरा। अब देखिए, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर, बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज टू ए प्लेस outside India, and where the supplier and recipient of the said supply of services are located in India, what would be the place of supply of the said services? कौन सा है? देखिए, दोनों इंडिया में है, सप्लायर और रेसिपिएंट, लेकिन डेस्टिनेशन क्या है? सिंगापुर। आउटसाइड इंडिया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो प्लेस ऑफ सप्लाई सिंगापुर होगा, इंटर होगा, और सामने वाला क्रेडिट क्लेम कर पाएगा। यही तो है, यही है ना एग्जाम्पल। The place of supply of services by way of transportation included this 12(8) से डिटरमाइन होगा, सेक्शन 13 में नहीं जाएगा। सेक्शन 13 में तब जाता है जब कोई भी एक, चाहे सप्लायर या रिसीपिएंट आउटसाइड इंडिया होता है। ये इन्होंने लॉ बना दिया। अब इन्होंने लिख दिया, hence in case of supply of services by way of transportation goods this where transit place where located the place of supply is the concerned foreign destination हो जाएगा। ठीक है, और 12(8) में अमेंडमेंट से इलस्ट्रेशन ये दोनों ने डाल दिया। X is a person registered under GST in the state of West Bengal who intends to export goods to a person while located in Singapore। क्या हो रहा है बताइए? ये X है, कहां लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में। कहां पहुंचाना चाह रहा है गुड्स? सिंगापुर। सिंगापुर में। अब किसी GTA को हायर करेगा वो? अवेल्स द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बाय एयर टू सिंगापुर फ्रॉम एन एयर कार्गो। अभी एयर कार्गो कहां का देख लेते हैं। ऑपरेटर जेड हु इज आल्सो रजिस्टर्ड अंडर GST। अभी इसने कहां का एयर ट्रांसपोर्टर लिया? वेस्ट बंगाल का। ये वेस्ट बंगाल का एयर ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब इसने क्या किया? इसको कहा कि यहां पहुंचा दो। ठीक बात है। अब मुझे एक बात बताइए, इंटर या इंट्रा? इंटर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इंटर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेस्ट बंगाल। सिंगापुर। आउटसाइड इंडिया तो डेस्टिनेशन जाएगा, तो सिंगापुर हो जाएगा। और सिंगापुर हो जाएगा तो ये वाला जो बिल काटेगा वो आई का काटेगा या C+S का काटेगा? आई का काटेगा। अब आई का काटने के बाद इसका देखिए, म्यूट करके आप बाकी हाथ धोइए। आई का काटेगा तो ये क्रेडिट ले पाएगा? नहीं पाएगा ना सर। आई का तो क्रेडिट ले पाएगा ना ये? चलिए, ले पाएगा। हाँ, लेकिन एक सर बात बताऊं मैं आपको। हाँ, एक बार इसको पढ़ लेता हूं। इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जेट टू X इज द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सिंगापुर। ठीक है, बताइए जिनेश जी। सर यहाँ पे जो रजिस्टर्ड पर्सन जो है, दो ट्रांसपोर्टर भी वेस्ट बंगाल का है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस वाला भी वेस्ट बंगाल है, प्लेस ऑफ सप्लाई सिंगापुर है। पोर्टल में थोड़ा तकलीफ आता है जब दोनों स्टेट एक हो जाता है ना नंबर में। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं क्वेश्चन नहीं समझ में आ गया, लेकिन आप देखिए पोर्टल में तकलीफ नहीं आएगा। पोर्टल में एक लाइन लिखी हुई है कि क्या वो 75A वाला है, इसको आप टिक कर देंगे तो आ जाएगा ये। ओके सर, है ना, इसमें एक है। अभी थोड़ी देर में खोल के मैं दिखा दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई इन्होंने इस इलस्ट्रेशन में डिटरमाइन क्या कर दिया? सिंगापुर। इसके बाद अब ये कह रहे हैं कि ट्रीटेड इज इंटर या इंट्रा, तो ये क्या कहेगा? इसको इंटर मानेंगे, ये वाला इंटर। और कौन सा टैक्स लगाएगा? IGST का। अब इसमें ये पूछ रहे हैं क्या वो सामने वाला क्रेडिट ले पाएगा? तो ये कह रहा है सेक्शन 16 कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता है इसमें।
अगर 17 में ब्लॉक नहीं है, द सेट प्रोविजन ऑफ लॉ डू नॉट रिस्ट्रिक्ट अवेलमेंट ऑफ आईटीसी बाय द रिसिपिएंट लोकेटेड इन इंडिया इफ द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सेट इनपुट सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, तो वो क्रेडिट ले पाएगा। इन केस मेंशन विद द व्हाट स्टेट कोड हैज टू बी मेंशन। अच्छा यहां देखिए, व्हाट स्टेट कोड हैज टू बी मेंशन, क्या स्टेट कोड मेंशन करेगा अगर सिंगापुर है तो? जीएसटी 1 फाइल करते वक्त स्टेट कोड है 96 इन अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, अब मैं आपको दिखलाता हूं। लास्ट में क्लियरिफिकेशन। तो जीएसटी 1 भरते वक्त यहां पर 96 में अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, ए बी सी डी ई एफ, फॉरेन कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए और सामने वाले पार्टी को ये मिल जाएगा। और रिसिपिएंट, रिसिपिएंट का नाम किसका आएगा? ये रिसिपिएंट ऑफ जीएसटी सप्लायर। ओके ओके, जब जीटीए भरेगा तो आपका, चाहे आप दिल्ली में उड़ीसा में, उसका नाम आ जाएगा। ठीक बात है ना? अब आते हैं, बस हो गया ये सर्कुलर में, और तो कुछ था नहीं। चलिए, इट्स गुड कि हम लोग अच्छा इंटरप्रिटेशन। ये कंफ्यूजन क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट को सर्कुलर निकालना पड़ा। चलिए नेक्स्ट। डिजीज के लिए कोड के लिए लेके आए होंगे, पता नहीं, पूरा ही समझा। हाँ 184 हो गया ना। अब हम लोग 185 75 सबसेक्शन 2। अब ये मुझे यहां बताता हूं। सर ये 185/17 क्यों आता है नीचे? ये होगा 2022 का 17वां सर्कुलर या कुछ और होगा। सर्कुलर नंबर 185 सीधा मतलब। ये 75 सबसेक्शन 2 एक बार पढ़ता हूं आपके साथ, कहां लिखा हुआ है 75 सबसेक्शन 2 का प्रोविजन। देखिए 75 सबसेक्शन 2 ये कहता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब एससीएन इश्यू करता है प्रॉपर ऑफिसर, तो वो 73 में इश्यू करता है या 74 में इश्यू करता है? 74 में करता है। करता है 74 में? हाँ 74 में करता है, क्योंकि उसको तो पता नहीं है कि वो मेलाफाइड है या बोनाफाइड है, वो तो आपके दिमाग के अंदर घुसना पड़ेगा, तो 74 इशू कर देता है। फिर आप कोर्ट में जाके ये कहते हैं कि भैया ये 74 गलत हुआ, 73 इशू करो, और कोर्ट आपकी बात मान जाता है। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन ऑफ लॉ के कारण किया तो आपकी बात मान गया। अब जब 74 में इशू किया तो उसने किया जरा देखिए, और फिर 75(2) पढ़ेंगे हम लोग। तो आपका 74 में करने से 5 साल पुराना केस खोल देगा आपका, 1 2 3 4 5 और ये 6th है, 6th ईयर। तो यहां भी लाइबिलिटी निकाली 100, यहां भी निकाली 100, यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100। ठीक बात है। जब कोर्ट ने कहा कि आप 74 इशू नहीं कर सकते, ये सारा का सारा डिटर्मिनेशन 73 में होगा, तो हमने जो आपको बताया था, क्या बताया था कि जैसे ही 73 में होगा तो वो क्या करेगा, ये दोनों छोड़ देगा और यही लायबिलिटी डिटरमाइन करेगा। करेक्ट है? इसी के बेसिस पे इंटरेस्ट, इसी के बेसिस पे पेनाल्टी। ठीक बात है या नहीं है? तो कहने का मतलब है 74 इशू करने के बाद उसको 73 का नोटिस री इशू नहीं करना पड़ेगा, 74 का ही नोटिस 73 का नोटिस मान लिया जाएगा। यही बात 75 सबसेक्शन 2 में लिखी हुई है। 75 सबसेक्शन 2, where any appellate authority or appellate tribunal or court concludes that the notice issued under this is not sustainable for the reason that charges of fraud or any willful misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the proper officer shall determine the tax payable by such person, deeming as if the notice were issued under section 73 subsection 1। इसी से रिलेटेड एक सर्कुलर भी निकाले। मुझे एक बात और बताइए आप, एपेलेट अथॉरिटी यानी कि कमिश्नर अपील, क्या वो केस? एक मिनट, सर्कुलर नंबर 185/17 है, 77 लिख दिया है। अच्छा अच्छा, 17 है। थैंक यू जिन्स। 17/2022
अब मुझे एक बात बताइए। इसीलिए बोल रहा था सर 185 कैसे आ गया, 17 है तो फिर हाँ समझ गया, चलिए खैर। ये appellate authority can appellate authority remand the case back to the proper officer, adjudicating authority? क्या appellate authority वापस केस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेज सकता है? बिल्कुल यस। नहीं इनकम टैक्स में भी नहीं भेज सकता, यहाँ भी नहीं भेज सकता, अभी बंद हो गया सर, बोला है ना। लेकिन अपीलेट अथॉरिटी खुद एडजुडिकेट कर सकता है। उसको लगता है कि कुछ स्टेटमेंट, कुछ फैक्ट्स और देखने हैं, वो खुद देख के एडजुडिकेट कर सकता है, लेकिन रिमांड द केस बैक टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं कर सकता। ठीक बात है। क्या अपीलेट ट्रिब्यूनल इसको वापस भेज सकता है फिर से इन्वेस्टिगेशन, फिर से इंक्वायरी करने के लिए? अपीलेट ट्रिब्यूनल भेज यस, ये भेज सकता, कोर्ट तो भेज ही सकता है जी, सिर्फ ये नहीं कर सकता है एडजुडिकेटिंग, अपीलेट अथॉरिटी नहीं कर सकती। ठीक बात है ना। तो ये कहाँ लिख दिया, ऐसा क्यों नहीं लिखा है? लिखा हुआ है, लिखा हुआ ट्रिब्यूनल में लिखा है। ठीक है, आप पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है। अब क्योंकि हम लोग को इस सर्कुलर में ध्यान यहाँ पे रखना है। बोलिए जी जी। तो प्रॉपर ऑफिसर से डिटरमाइन बोले तो प्रॉपर ऑफिसर तो अपीलेट अथॉरिटी डिसाइड कर लिया है कि आपको ये करना है, 73 में करना है, तो प्रॉपर ऑफिसर पास ही आएगा ना। ये तो 3 लिखा है, अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट। अपीलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट वापस भेज सकते हैं, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी यहाँ प्रॉपर ऑफिसर बीच में नहीं आएगा ना। अब क्या कह रहे हैं नहीं समझ आ रहा है, मैं वो फिर से रिपीट करता हूँ। अपीलेट अपीलेट अथॉरिटी कौन है? कमिश्नर अपील है। यस सर, वो फिर वो डिटरमाइन करता है कि करना है। रुक जाइए, DRC 07 पास हो गया, ऑर्डर पास हो गया, तभी तो आप अपील में आए हैं जी। अब वो क्या ये अपीलेट अथॉरिटी यानी कमिश्नर अपील कह सकता है DRC 07 को कैंसिल करो, वापस से सारा इश्यू करो, शो कॉज नोटिस वगैरह वगैरह सब कुछ? तो नॉट पॉसिबल, अपीलेट अथॉरिटी नहीं कर सकता, ट्रिब्यूनल कर सकता, कोर्ट कर सकता है। यही पॉइंट बोलना चाहता हूं। ठीक है। अब ट्रिब्यूनल कहता है वापस करो, तो कितने साल के अंदर करेगा? ये यहां लिखा हुआ है, where any order is required to be issued in pursuance of a direction of the appellate authority or appellate tribunal or court, such order shall be issued within 2 years from the date of communication of the said direction. कितने साल के अंदर कर सकता है? 2 साल। समझ में आ गया आपको? तो इसको और इसको इन्होंने एनालिसिस करके कुछ कुछ लिखा है सर्कुलर में, मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी तो नहीं आई कहना क्या चाह रहे हैं, एक बार पढ़ता हूं आपके साथ। Attention is invited to 75 subsection 2 74 इज नॉट सस्टेनेबल, तो 74 का नोटिस को 73 का नोटिस मान दिया जाएगा। ठीक बात है। अब डाउट्स हैव बीन रेज्ड बाय द फील्ड फॉर्मेशन सीकिंग क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द टाइम लिमिट within which the proper officer is required to redetermine the amount of tax payable. Considering notice to be issued under 73 subsection 1, especially in cases where time limit 73 सबसेक्शन 10 का ऑलरेडी ओवर है, 73 सबसेक्शन 1 का मतलब 3 साल ऑलरेडी ओवर और 2 साल 9 महीने ऑलरेडी ओवर है। तब ये कहते हैं यहां पर, ये देखिए कि अगर रिमांड द केस बैक हो जाता है तो आपको 75 सबसेक्शन 3 लगेगा। In some of the cases where the show cause notice has been issued by the proper officer to a noticee under 74 subsection 1 for demand of tax not paid, short paid or erroneously refund or ITC wrongly availed or utilized, the appellate authority or appellate tribunal or the court concludes that the said notice is not sustainable this for the reason that the charges of fraud this have not been established against the noticee and directs the proper officer to redetermine the amount of tax payable by the noticee. Deeming the notice this, what would be the time period for redetermination? यही तो है। अब ये याद दिला रहे हैं 75 subsection 3 has to be issued within 2 years from the date of communication of the said direction. Accordingly, in cases where any direction is issued by the appellate authority or appellate tribunal or court to redetermine the amount of tax payable by the noticee, by deeming the notice to have been issued under this, the proper officer is required to issue the order of redetermination of tax, interest and penalty payable within the time limit as specified in this, that is within a period of 2 years from the date of communication as the case. तो ये तो क्लियर हो गया। अब यानी कि केस, इफ द केस इज रिमांडेड बैक टू द ऑफिसर तो 2 साल का उसको एक्स्ट्रा टाइम।
How the amount payable by the noticee deeming the notice of this shall be recomputed, redetermined by the proper officer. अभी कैसे होगा? In cases where the amount of tax, interest and penalty payable by the noticee is required to be redetermined by the proper officer, the demand would have to redetermine keeping in consideration the provisions of 73 subsection 2. And यहां से मुझे समझ में नहीं आ रहा है रिपोर्ट्स। मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। ये जो आया है वो यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी जो है कमिश्नर अपील, वो सारे केसेस को रिमांड बैक नहीं कर सकता। सिर्फ ऐसे नोटिस पे वो रिमांड बैक करेगा जो 74 में जारी हो गए, जो वास्तव में 73 के बनते थे। यानी मालाफाइड इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, बोनाफाइड था। लेकिन शर्त इसमें ये है कि वो नोटिस अगर वो जो 73 की नोटिस इशू होने के टाइम के अंदर अगर जारी हुआ है तो वो रिमांड बैक होगा और उस पे वो सुनवाई करेगा नोटिस आदेश जारी होने के 2 साल के अंदर। यदि वो उस टाइम के अंदर अगर जारी नोटिस नहीं है और तब वो रिमांड बैक भी नहीं होगा और उस नोटिस वही खत्म हो जाएगी। आपने एक नया डायमेंशन ऐड किया राजेश जी। बिल्कुल यही डायमेंशन है कि अपीलेट अथॉरिटी रिमांड बैक वही केस कर सकता है जहां पर 74 की जगह वो सोचता है 73 हो। हाँ बस ना, बाकी को कोई वो रिमांड बैक नहीं करेगा। नहीं, कुछ भी रिमांड बैक नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सिर्फ सकता। यहाँ पर है। कहाँ लिखा हुआ? बस मुझे लिखा हुआ दिखाइए, ऐसे उसको नहीं। पढ़िए फिर से बार बार। बताइए, सेक्शन बताइए। नहीं, जो सर्कुलर है उसी को देखिए। नहीं, सर्कुलर क्यों देखूं? लॉ दिखाइए। सर्कुलर लॉ में कल तो भी कहीं दिखलाया। लॉ में तो कहीं पर एक मिनट, जैसे ऐसे थोड़ी होता है। सर्कुलर तो हमने कल भी बताया था, गड़बड़ था। जो ऑफिसर्स की बैठक जो कल हुई शाम को, उसमें यही चर्चा में आया पूरा। सर ने यही बताया। ये देखिए, the appellate authority shall after making such further inquiry as may be necessary pass such order as it thinks fit। फर्दर इंक्वायरी का मतलब वो खुद प्रॉपर ऑफिसर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बन जा रहा है। बट shall not refer the case back to the adjudicating authority that passed the said decision or order। ये पॉसिबल ही नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है इसका। अब मैं आपको ये एक बार फिर से पढ़ लेते हैं सर्कुलर को। ये केस ही नहीं है। देखिए ये क्या कह रहा है। मैंने ये कहा था कि अगर अपीलेट अथॉरिटी रिमांड बैक नहीं कर सकता, लेकिन खुद वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनकर रीडिटरमाइन कर सकता है। कहा ना मैंने ये बात। अब जब वो खुद से बैठ कर रीडिटरमाइन करेगा या फिर अगर केस रिमांड बैक होगा तो 73 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए करेगा। ठीक बात है, ये भी बोला मैंने आपको। और मैंने आपको शुरुआत में ये भी बोल दिया कि अगर ये 6 साल का केस है तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 यहां पर हुआ तो इन 3 साल का डिटरमाइन करेगा, इन 2 साल का डिटरमाइन नहीं करेगा। ठीक बात है, ये तो ऑटो ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक चीज मैं और कह रहा हूँ। हाँ, मान लीजिए 3 साल बाद, ये 2 साल शुरुआत 1 2 का, 3 साल के बाद उसने 74 की नोटिस दी। 1 और 2 के केस में 3 साल बाद उसने 74 की नोटिस दी और DRC 07 इशू कर दिया। हाँ, वो अपील में गया, उसने कहा साहब कहाँ मेरा फाइट इंटेंशन बनता है, हमको बताइए। उसको अपीलेट अथॉरिटी को लगता है कहीं नहीं बनता है। जब नहीं बनता है तो वो वापस करेगा या खुद बैठेगा कि हम वापस नहीं कर पाएगा, खुद ही बैठेगा। खुद ही बैठता है कि अलाउ हम करते हैं। लेकिन शर्त क्या है? 73 की नोटिस तो टाइम के अंदर जारी नहीं हो सकती अब, क्योंकि वो 3 साल का 2 महीने 2 वर्ष जरूरत क्या है 73 की नोटिस को टाइम से? क्योंकि आप ये जब 74 की नोटिस को 73 मान लिया गया, फिर से नोटिस जारी नहीं मान सकते, यही तो रोक है।
अरे नहीं नहीं, वो सुनवाई भी नहीं 75 कर सबसे सकते 73 की, वो फिर खत्म हो जाएगी नोटिस। ना, जब मान ही रहे हैं 74 के नोटिस को 73 की, तो वो खत्म कैसे हो जाएगी? इसलिए खत्म हो जाएगी क्योंकि 73 की नोटिस का जो टाइम है 2 साल 9 महीने, उसके अंदर अगर वो जारी हो गई होती तो वो 2 साल का मौका मिलता। नहीं, दोबारा इशू करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं भी है तो 73 की कैसे उसको मान लेंगे वो, जब तक कि उसको नहीं समय नहीं के कुछ अंदर अगर नहीं ना है। ना ना राजेश जी, एक बार पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। Redetermined keeping in consideration the provisions of subsection 2 of 73, read with this। 73 subsection 2 में क्या लिखा हुआ है? मैंने आपको किताब दिखाता हूँ। किताब में हमने क्या किया है, सर यहाँ भी 17 कर दीजिए सर्कुलर नंबर, हाँ जी, सर्कुलर नंबर 17। हाँ, थैंक यू 185 70 185 70। ये वाला है नंबर 2। हाँ देखिए, how the amount payable by the noticee deeming the notice to have been issued under this shall be recomputed, redetermined by the proper officer as per this। Answer: in cases where the amount of tax, interest and penalty payable by the noticee is required to be redetermined by the proper officer in terms of 75 subsection 2, the demand would have to be redetermined keeping in consideration the provisions of section 73 subsection 2, यानी कि 3 months prior notice, read with section 73 subsection 10, issuance of order within 3 years of CGST Act। अब ये कह रहा है 73(1) में क्या लिखा हुआ है वो लिख दिया कि भैया शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। 73 सबसेक्शन 2 में लिख रहा है कि 3 महीने प्रायर नोटिस होना चाहिए। फिर 73 सबसेक्शन 9 में लिख रहा है कि ऑर्डर इश्यू होगा। 73 सबसेक्शन 10 में लिख रहा है कि 3 साल के अंदर ऑर्डर इश्यू होगा। अब ये एनालिसिस कर रहे हैं। It transpires from a combined reading of these provisions that in cases which do not involve fraud or willful misstatement, the show cause notice in terms of this has to be issued within 2 years 9 months। ठीक है, यही मैं कह रहा हूँ। नहीं वो ठीक है, अभी तो ये सिर्फ प्रोविजन बता रहा है। हाँ ठीक है। हाँ, therefore in cases where the proper officer has to redetermine the amount of tax, interest and penalty payable deeming the notice to have been issued under this in terms of this, the same can be redetermined for so much of the amount of tax short paid this in respect of which show cause notice was issued। Yes, in respect of which show cause notice was issued within the time limit, read with this। thus बस हो तो गया। अभी ये लाइन हमारी कंप्लीट है। जो ऑलरेडी इशूड है उसी का वो डिटरमाइन कर पाएगा, उसको दोबारा इशू करने की जरूरत नहीं है। Thus only the amount of tax short paid not paid this in terms of relating to such financial years can be redetermined where the show cause notice was issued। बहुत बढ़िया, अब तो हो ही गया। where the show cause notice was issued within 2 years 9 months from the due date of furnishing of annual return for the respective financial year। करेक्ट। तो हमने जो शुरुआत में बोला था वही एग्जैक्ट लिखा हुआ। उस जब मैं खुद पढ़ रहा था तो ये लाइन ध्यान नहीं, मैं पढ़ नहीं पाया। Similarly, the amount of tax payable of erroneous remand this ठीक हो गया। In cases where the show cause notice under this was issued for a tax short paid this beyond a period of 2 years 9 months from the date tick complete। मैं आपको ये फिर से दोबारा बता दो जो हमने शुरुआत में बताया अभी था। 1 2 3 4 5 6 यहां पर इशू हुआ। यहां पर आपका 74 विद इन टाइम इशू हो गया था। 74 विद इन टाइम, 74 विद इन टाइम, 74 विद इन टाइम। ठीक है, ये सब 74 विद इन टाइम इशू हुआ था। अब इसके बाद क्या हुआ, कोर्ट ने कहा या किसी हायर अथॉरिटी ने कहा भैया ये 74 नहीं है, ये 73 लगेगा। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा ये जो 74 अगर 73 हो गया है तो क्या ये 2 साल 9 महीने के अंदर हुआ है? क्या ऑर्डर 3 साल के अंदर पास हुआ है? ये जो इशू हुआ है 2 साल 9 महीने के अंदर हुआ, क्या 3 साल के अंदर पास हुआ है? ये जो इशू हुआ 2 साल 9 महीने के अंदर हुआ, 3 महीने, ये भी वैसे ही करेंगे। इस सबको आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये जो 73 का टाइम लिमिट हर फाइनेंशियल ईयर के लिए जो अलग अलग इशू हुआ होगा उसको, क्योंकि 74 को जब 73 मान लिया गया है तो ये चीज आपको चेक करना पड़ेगा हर एक नोटिस। अगर है विद इन टाइम, अगर एक्सपायर है उसके बाद का है
3 साल नहीं होगा। बीतने के बाद दिया है तो फिर वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया, या तो यही 2 बात साल मैं 9 कह महीने रहा हूं। खत्म। हाँ मैं यही बात कह रहा हूँ सर ठीक है राजेश जी, कि या फिर तो तो कुछ नहीं कर सकता, फिर तो वो बल्ले बल्ले है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे ऑफिसर से कि सारे नोटिस 74 में जारी करे और 3 साल बाद जारी करे। ओके। तो कहानी यह है कि हर एक नोटिस का या तो 2 साल 9 महीने एक्सपायर हो गया या 3 साल एक्सपायर हो गया। In case where the show cause notice under section 74(1) was issued for a tax this beyond a period of 2 years 9 months from the due date of furnishing of annual return, and the appellate authority concludes that the notice is not sustainable, thereby deeming the notice to have been issued this, the entire proceeding shall have to be dropped, being hit। ठीक है, यानी कि अगर 74 का नोटिस इशू हुआ है बियॉन्ड पीरियड ऑफ 2 years 9 months और कोर्ट ने कहा कि ये 74 का नोटिस को 73 का मान लेंगे, तो एंटायर प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि 73 में नोटिस जो इशू करना था वो 2 साल 9 महीने के अंदर इशू करना था। सिमिलरली एरोनियस रिफंड के लिए, और सिमिलरली एरोनियस रिफंड के लिए भी सेम है। और यहां भी वही कहानी है, मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर के लिए भी तो वैसे ही होना भी चाहिए। मतलब ठीक है, कंक्लूड तो हो गया। अब मुझे समझ में आया ये क्या है। किसी को इसमें और कुछ पूछना तो बताइए। हेलो, चलिए। हाँ गजनीश जी, बोलिए सर। सर कुछ अटेंशन दे रहे हैं आपको। मैं कह रहा था किसी को कुछ हाँ? पूछना है तो सर जी, पूछ लीजिए। कुछ अटेंशन दे रहे हैं। हाँ, पाटिल जी। शो कॉज नोटिस इश्यू हो चुका है तो बात अलग ही हो गई। वही 2 साल 9 महीने, मतलब 74 के नोटिस को 2 साल 9 महीने और 3 साल के तराजू पे तौलना होगा, बस। ठीक है। हाँ हाँ बोलिए। सर ये जो 74 के नोटिस को 7 जाते, ये तो अपीलेट अथॉरिटी करेगा क्या? कन्वर्ट कैसे होगा सर? पहले अपील में जाना पड़ेगा तो ही तो Yes, मालूम yes, पड़ेगा ना 74 yes. की जो नोटिस इशू हुई है। यस तो यस। फर्स्ट स्टेप तो यही रहेगा, पहले आप अपील फाइल करो। और हाँ वहां से अगर ये कंफर्म होता है कि नहीं 74 नहीं है 73 हम तो है, फाइल ही करेंगे सब कि ये 74 का नोटिस नहीं है। जैसे ये प्रूफ हो जाएगा 74 का नहीं है तो डीमिंग प्रोविजन से 73 में ऑटोमेटिक हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है। तो ये अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर देगा सर 74 नहीं है 73 है। यस यस। और उसी ऑर्डर और डायरेक्शन के बेसिस पे दोबारा करना पड़ेगा। तो अगर टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है तो पीछे 2 साल नहीं जा पाएगा सर वो। हाँ, वो 74 का नोटिस 2 साल 9 महीने के अंदर अगर नहीं इशू हुआ है तो वो खत्म हो जाएगा, या ऑर्डर नहीं आया है तो खत्म हो जाएगा। मतलब डीआरसी 73 का ना सर? नहीं नहीं, ओहो, ओरिजिनली तो 74 इशू हुआ का था ना। ना ना ना, ओरिजिनली तो 74 इशू हुआ था ना, समझिए हमें। यस सर, ओरिजिनली 74 इशू हुआ, जी सर। अब ये 73 बन गया। तो हाँ। जब ये 74 73 बन गया तो मैं इस 74 का जो नोटिस ऑलरेडी इशू हुआ था इसमें मैं 2 साल 9 महीने का चेक करूंगा और 3 साल चेक करूंगा। यस ओके। चलिए, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी जो हम्म, ऑर्डर का जो लाइक ये एक दिन में तो देते नहीं है, 5 महीना 6 महीना लगाते हैं। तो जिस हाँ। दिन ऑर्डर आएगा वो डेट से काउंट करना पड़ेगा। नहीं, उसको एक्स्ट्रा 2 साल मिल रहा है ना, अच्छा, उसको एक्स्ट्रा 2 साल मिल रहा है। चलिए, ये सर्कुलर है 186/18/2022 और टैक्सेबिलिटी ऑन नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो इसकी कहानी बता दीजिए, नो क्लेम बोनस का क्या क्या रहता है? कौन बताएगा नो क्लेम बोनस का क्या सिस्टम है? मैं बता हाँ बताइए। जो इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं, जो इंश्योरेंस इशू करती हैं क्लेम के गाड़ियों के, और मैंने अगर कोई क्लेम नहीं किया है साल भर में तो वो मुझे कुछ बोनस कहते हैं, चलो 10,000 बना, हम आपको 9,000 देना, नो क्लेम बोनस में 1,000 रुपए की आपकी छूट है। ठीक है। तो बिल में ही उतना माइनस कर देते थे। तो इनवॉइस में मान लीजिए 10,000 का बिल है, नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट दिखलाते हैं इसमें बिल में? हाँ, दिखाते हैं 1,000 रुपए। ओके। हाँ,
और वो 9,000 लेते थे। तो इस पे ये मानना था ऑफिसर्स का कि 1,000 जो है नो क्लेम बोनस पे जीएसटी आनी चाहिए। हाँ, क्यों? वो कहते थे ये इसका पार्ट नहीं है। तो डिस्काउंट जब इनवॉइस में दिखला दिया, वो नो तो क्लेम पार्ट क्यों नहीं बोनस बना? को मानते ही नहीं थे। वो कहते थे कैश डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा हुआ है। कैश डिस्काउंट बोनस मतलब डिस्काउंट किसी भी रूप में हो, अगर इनवॉइस में वो दिया गया भाई है। अब ऑफिसर्स को तो आप रोक नहीं सकते, नहीं, हम लोग आप डिस्कस जानते कर ही रहे अपने हैं हिसाब से चलते हो। 15 सबसेक्शन 3 के अगर कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कि एनी डिस्काउंट विच इज गिवन इन द इनवॉइस, चाहे वो किसी भी नाम से हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी चीज को इन्होंने क्लैरिफिकेशन में ले आए। बड़ा अजीब सी बात है, इसको क्लेरिफाई करना पड़ा। बहुत जगह टैक्स उन्होंने चपेट दिया इंश्योरेंस कंपनियों पे। Whether the deduction on account of no claim bonus allowed by insurance company from the insurance premium payable by the insured can be considered as consideration for the supply provided this, agreeing to the application refrain from क्या for, अच्छा देखिए, for agreeing to the obligation to refrain from the act of lodging insurance claim during the previous year. Okay. ये कहानी है, समझ रहे क्या लिख रहा है? हाँ, ग्रीन वाला है। ये कह रहे हैं कि नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट तो हमने इसलिए दिया है बिकॉज इट इज ए कंसिडरेशन। बोला किस चीज का कंसिडरेशन? क्योंकि आपने इंश्योरेंस क्लेम लिया नहीं है। बोला इसका दूसरा बिल बनाइए, इसका डिस्काउंट कैसे दे दिया? ओके, अब ऑफिसर का व्यू पॉइंट भी समझना बहुत जरूरी था। ये कह रहे थे कि इंश्योरेंस तो 10,000 का है, लेकिन ये जो नो क्लेम बोनस है दिस का डिस्काउंट जो हम लोग दे रहे हैं, बट इट इज नॉट ए डिस्काउंट, इज ए कंसिडरेशन। बोला किस चीज का कंसिडरेशन है? कि आपने 3 साल तक क्लेम नहीं किया या पिछले साल क्लेम नहीं किया, उसका कंसिडरेशन है ये। अच्छा, किसी में ये अजीब सी आवाज आ रही है, किसमें आ रही है ये? अमित जी आप में आ रही है? नहीं, अभी भी आ रही है। मंजूनाथ जी, हाँ अब नहीं आ रही। As per practice prevailing in the insurance sector, the insurance company deduct no claim bonus from the gross insurance premium amount when no claim is made by the insured person during the previous insurance periods. The customer insured procures insurance policy to indemnify himself from any loss or injury as per the terms of the policy, and this is not under any contractual obligation not to claim insurance. Claim during any period covered under the policy in lieu of no claim bonus. ये ठीक है। देखिए सप्लाई का डेफिनेशन क्या है? मैंने सप्लाई का मतलब क्या बताया था आपको? इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट? अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो सप्लाई नहीं है। अब यहां पर डिपार्टमेंट कह रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट है, नो क्लेम बोनस फॉर एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन to refrain from the act of lodging insurance claim during the previous year. अब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं सर्कुलर में, the customer insured procures insurance policy to indemnify himself from any loss or injury as per the terms of the policy. तो कॉन्ट्रैक्ट ये है as per the terms of policy and is not under any contractual obligation not to claim insurance. और वो उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखता है कि मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं करूंगा, मैं तो करूंगा अगर इंजरी होगी तो this is not under any contract. It is therefore clarified that there is no supply provided by the insured to the insurance company in the form of agreeing to the obligation to refrain from the act of lodging insurance claim during the previous year, and no claim bonus cannot be considered as consideration for any supply provided by the insured to the insurance company. ये कहानी है। Whether no claim bonus provided by the insurance company to the insured can be considered as admissible discount for the purpose of determination of the value. The 15 subsection 3 value of supply shall not include any discount which is given before or at the time of supply if such discount has been duly recorded in the invoice. So duly recorded होता है? The insurance companies makes the disclosure of the fact of ability of discount in form of no claim bonus subject to certain conditions to the insured in the insurance policy document itself, and also provide the details of the no claim bonus in the invoices also. The pre-disclosure of NCB amount in the policy documents and specific mention of discount in the form of no claim bonus in the invoice is in consonance with the conditions laid down for the deduction of discount. ठीक है, तो इसका मिल जाएगा।
अब आइए क्लैरिफिकेशन ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनवॉइसिंग विद रिस्पेक्ट टू एन एंटिटी, इसको मैं इस तरह से बताता हूं। जीटीए को इनवॉइस इशू करना है? नहीं करना। जीटीए को अगर इनवॉइस इशू नहीं करना और ये अगर कोई टैक्सेबल गुड सप्लाई कर रहा है जिसमें इनवॉइस एप्लीकेबल है B2B सप्लाई में, तो क्या जीटीए के लिए स्पेसिफिकली इसका एग्जामिशन है या एज ए होल जीटीए कोई भी इनवॉइस जनरेट नहीं करेगा? होल है जीटीए, होल एज ए जीटीए एट ए एंटिटी पूरा एग्जामिशन है। For the entity as a whole or with the same only respect to certain supplies made by the certain entity. In this amended this, it is clarified that the said exemption from generation of e-invoice for the entity as whole is not restricted by the nature of supply. पूरा है exemption. A banking company providing banking services may also be involved in making supply of some goods, including bullion. तो बैंकिंग कंपनी को पूरा एग्जामिशन दिया गया है, ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैंकिंग कंपनी बुलियन सप्लाई करती है, तो क्या बुलियन के लिए वो ई इनवॉइस जनरेट करेगा? नहीं, पूरा है, will not be required to invoice. Complete. ये सर्कुलर नंबर 187 19/2022 27 दिसंबर होता क्या है देखिए। कंपनी अगर एनसीएलटी में चली जाती है तो क्या होगा? एनसीएलटी में जाती क्यों है? बिकॉज ऑफ डेट एटसेट्रा, फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, फाइनेंशियल पोजीशन खराब है बिकॉज ऑफ द डेट, करेक्ट। अब एनसीएलटी के पास पावर है कि कॉम्प्रोमाइज करवाने का, जहां पर क्रेडिटर ए को बोलेगा कि आपका बकाया 100 करोड़ है, इसको हम 60 करोड़ में सेटल कीजिए, क्रेडिटर बी को करेगा, सी को करेगा, डी को करेगा, ई को करेगा, क्रेडिटर ही बोलते हैं ना उसको जो उधार दे रहा है, एफ को। उसी तरह से स्टैट्यूटरी ड्यूज जीएसटी, ये मान लीजिए बकाया 10 करोड़ है, इसको रिड्यूस करके 8 करोड़ कर दिया। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। ठीक है, तो जीएसटी का बकाया कितना है? 10 करोड़, लेकिन उसको 8 करोड़ कर दिया। किसने किया? एनसीएलटी ने। क्या जीएसटी डिपार्टमेंट इस बात को मानेगा या नहीं मानेगा? मानेगा सर, यहाँ मानेगा। तो यही इसको एक्सप्लेन किया गया है कि यस, एनसीएलटी इज ऑल्सो ए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। यहां पर जो कंक्लूजन में लिखा हुआ मैं पढ़ देता हूं। Against the corporate debtor and under IBC, reducing the amount of statutory dues payable by the corporate debtor to the government under CGST Act or under existing laws, the Jurisdictional Commission shall issue an intimation in DRC 25 reducing such demand. तो वो मानेगा। अब इसमें लॉ जो लिखा हुआ वो पढ़ देता हूं। No coercive action can be taken against the corporate debtor with respect to the dues for the period prior to the commencement of CIRP. Such dues will be treated as operational debt and the claims may be filed by the proper officer before the NCLT in the accordance with the provisions of the IBC. 84 में लिखा हुआ continuation and validation of certain recovery proceedings where any notice of demand in respect of any tax is served upon any taxable person or any other person, any appeal or revision application is filed or any other proceeding is initiated in respect of such government dues. अब देख रहे हैं ये any other proceeding में ये NCLT आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? हेलो, तो इन्होंने फिर क्या किया? It is to be mentioned that adjudicating authorities and the appellate authorities under IBC are quasi-judicial authorities constituted to deal with civil disputes pertaining to insolvency and bankruptcy. For instance, under IBC, NCLT serves as adjudicating authority for insolvency proceedings, which are initiated on application from any stakeholder of the entity like the firm, creditor, debtors, employees, etc. Passes an order approving the resolution plan. As a proceeding conductor under the IBC also adjudicate the government dues pending under the CGST Act or under existing laws against the corporate debtor. The same appear to be covered under the other proceeding in Section 84 of the CGST Act.
और फिर ये कंक्लूड हो गया। तो दिस कंप्लीटेड। देखिए ये रिफंड अगर B2C सप्लाई है तो होता क्या, देखिए B2C सप्लाई में रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड सप्लाई हुआ 100 + 18 = 180, ठीक है। ये गवर्नमेंट को 18 रुपए जमा करवा चुका होगा। हेलो, अरे आवाज आ रही है? जी जमा करा चुका होगा सर। आ रही है, आ रही है। हाँ तो अब हाँ ना कुछ तो बोलेंगे। अब आपका किसी कारण से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, आप इससे रिफंड मांगने जाते हैं, तो रिफंड कितने रुपया करेगा वो? 18 रुपए का करेगा 100 पूरे रुपया, अमाउंट का। 100 रुपया करेगा हम्म। और कहेगा कि 18 रुपया किससे ले लो? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से रिफंड ले लो। या तो 118 कर देगा तो इसको पूरा प्रूफ देना पड़ेगा तब ये रिफंड लेगा। लेकिन अगर 100 रुपया करता है तो रिफंड इस अनरजिस्टर्ड को लेना पड़ेगा। तो उसका पूरा प्रोसीजर बनाया हुआ है, रूल्स में भी चेंजेस किए हुए हैं। तो इसमें 2 एग्जांपल्स लिए हुए हैं कि अगर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल होता है तो क्या होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पहले से ही मतलब इन बिटवीन अगर कैंसिल करता है तो क्या होगा, टर्मिनेटेड प्रीमेच्योरली ड्यू टू सम रीजंस। तब उसका पूरा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है कि कैसे कैसे रिफंड क्लेम करेगा। फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन लेगा लेकिन पैन होना चाहिए। और जहां का इंश्योरेंस कंपनी है, मान लीजिए यार दिल्ली का है इंश्योरेंस कंपनी, तो अपना जो सेलेक्ट करना पड़ेगा वो दिल्ली ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। रिसिपिएंट भले रिसिपिएंट उड़ीसा का हो लेकिन दिल्ली सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आधार ऑथेंटिकेशन, बैंक अकाउंट की डिटेल डालेगा, फिर कुछ सर्टिफिकेट अपलोड करेगा 2 KB में, मतलब एज पर रूल दिस 89, और रिफंड एप्लीकेशन के साथ वो दे देगा। फिर रिलेवेंट डेट वही डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ लेटर ऑफ कैंसलेशन, वहां से 2 साल काउंट होगा और बस हो गया। इसमें सर रिसिपेंट तभी क्लेम करेगा जब जब रिसिपेंट को क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम बीत जाती हो, जब वो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट देता हो। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट देता हो, ठीक है। सर बिल्डर के केस में जो यूआरडी परचेसर रहते, बायर, इंडिविजुअल बायर, फिर वो तो 2 साल 1.5 साल बाद भी कैंसिल करते हैं सर, 3 साल बाद भी कैंसिल होता है फ्लैट, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीशन नहीं होता, वो वही स्टेज पे है तो वो कैंसिल कर देते, भाई हमारा पैसा लाओ। ठीक है। वो स्टेज में जो जीएसटी भरा हुआ है डिपार्टमेंट को, वो कैसे रिफंड वही उसी के लिए है यार, के लिए तो है। क्योंकि 3 साल बाद जो है वो क्रेडिट नोट तो इशू कर नहीं सकता, राइट। तो इसीलिए वो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट जारी करेगा, बाकी कहेगा आप गवर्नमेंट से ले लो रिफंड। लेटर ऑफ कैंसिलेशन लिखा है ना, वो दे देगा लेटर ऑफ कैंसिल ऑन दिस डेट। हाँ वो लेटर देगा आपको, रिसिप्ट देगा, किस दिन जमा किया उसका प्रूफ देगा। सर लेकिन एक इंडिविजुअल को लॉगिन करो, टेम्पररी नंबर बनाओ, अपलोड करो, फिर वो रिफंड मोटा बहुत दिक्कत नंबर, नहीं है। एक चीज बताइए, मोटा नंबर मोटा पैसा मिलना है तो अमित जी को 5,000 देगा, अमित जी क्यों नहीं करेंगे? नहीं सर, वो 5,000 होने के बाद भी रिफंड होना चाहिए ना। नहीं वो हो जाएगा, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। और बिल्डर के केस में तो जो नॉर्मल रूल है सर 2 साल का, विद इन 2 इयर्स, तो वो रिफंड क्लेम कर सकता है। हाँ हाँ वहां एडजस्ट कर लेगा वो आगे वाले में। जी सर, ये दिनों दिन कॉम्प्लिकेटेड ही करते जा रहे हैं हर चीज। ये तो हाँ। व्हाइट पेपर में आता तो कोई लाता ही नहीं, मना करता है जैसे अमित जी एक्सेस में है करना। अपने लिए तो अच्छा है ना। हाँ सर अच्छा है, लेकिन अपने को भी तो सीखना पड़ेगा। तो सर जी अच्छा, वो जो आईटीसी का हमने कल डिस्कस किया था उसका क्या, और लोग क्या कह रहे हैं, कुछ आइडिया लगा? एक यूट्यूब में देखा बहुत अच्छा सर्कुलर आया है, लास्ट चांस टू अवेल, मोस्ट अवेटेड, यही सब मोस्ट अवेटेड। हाँ, मैंने नहीं सुना सर। मैं यूट्यूब में तो जब अपना वीडियो डालता हूँ तो ये सब नजर आने लगता है ना। नहीं मैं नहीं सुना बिल्कुल भी। अब देखिए, मैं यही कह रहा हूँ 99% इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन एक है एडवोकेट दिल्ली के, उन्होंने बिल्कुल फेसबुक में उन्होंने वीडियो अपलोड किया, एकदम सही इंटरप्रिटेशन किया जो हम लोग कर रहे हैं आईटीसी का।
कि वो सर्कुलर हैज टू बी चैलेंज, क्योंकि वो पूरी तरह से आपको अपने जाल में फंसा रहा है वो सर्कुलर। चलिए और कुछ? फिर ये 99C का डेट कुछ बढ़ने वाले है सर कि नहीं? क्या पता मेरे को, आप उम्मीद लोग नहीं, बताइए। उम्मीद नहीं अभी जी। बिल्कुल नहीं है सर। अरे 9 और 9C का लेट फीस कितना है 100 रुपीज पर डे 9 का, मैक्सिमम? हाँ सर 9 100 रुपीज रुपीज तो है, लेकिन जो 9C का जनरल पेनल्टी अगर वो मार देंगे 50,000 तो वो लगता है। 50,000। नहीं 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 नहीं, पर डे का 100 रुपीज पर डे, और मैक्सिमम कितना है? वो सर फॉर्म 9 का 100 रुपीज है और 9C के लिए 25,000। मैक्सिमम कितना है? 50,000 है सर। 9C के लिए 50,000। No, sir. No, sir. For 9, 2.5% of total turnover. हाँ, अच्छा 9 की बात करो, हाँ वो मैक्सिमम पेनल्टी। हाँ अब बताइए। 9 का तो लिखा सर 9 है, तो 10 दिन भी लेट करेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, चलो पेनल्टी भर देंगे। लेकिन 9 से अगर एक दिन भी लेट किया और 50,000 की पेनल्टी आ गई तो भरना पड़ेगा। नहीं, मेरे एक भैया हैं, वो बिजनेस करते हैं, मैंने उनको बताया, लेकिन उन्होंने पूछा ही नहीं, 55,500 रुपए की पेनल्टी भर दी। बताइए, हमने मतलब पूछ लेते भैया, नहीं भरते, उसको जरूरी थोड़ी भरना है, एमनेस्टी स्कीम आएगा तब भर देंगे। बराबर है। Sir, it's a discretionary power of the proper officer, sir, at the time of assessment. For 9C. डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर टू डिवाइड पेनल्टी ना। बिल्कुल At the time of assessment, sir. सर 9C के लिए कहीं कोई पेनल्टी प्रेस्क्राइब नहीं की गई हाँ है। Correct, इसलिए exactly, sir, प्रॉपर exactly. अफसर क्या करते हैं कि 125 में जबरदस्ती उसे ले जाते हैं हाँ, और correct, sir, उनके correct. पास उनको डिस्क्रिशनरी पावर मिल जाती है, वो 1 रुपए से लेकर 50,000 तक कुछ भी लगा दें। अच्छा, ये 47 देखो ना मैं, सेक्शन 47 44, 45, 47। क्या चीज का? ये एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44 100 रुपीज क्वार्टर % ऑफ इट्स टर्नओवर। तो 44 में 9 तो दोनों तो आ जाएगा। कैसे वो नहीं केवल है? 9 के लिए सर, 9C नहीं है उसमें। 9C नहीं है सर, 9C तो 45 देखो। अच्छा, एक पढ़ लेते हैं कैसे नहीं है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैजुअल गेस्ट शैल फर्निश, अच्छा सॉरी स्क्रीन नहीं शेयर किया। ये देखिए, पहले 47 का लेट फीस अंडर सेक्शन 44, फिर 44 में आते हैं एवरी रजिस्टर्ड पर्सन furnish an annual return which may include a self-certified reconciliation statement। कैसे नहीं है 9C with the audited annual financial this। तो सर मुझे एक बात बताइए, 9 और 9C का अगर 44 में है तो पेनल्टी एक ही जगह लगेगी, दोनों जगह लगा देंगे? नहीं, वो तो ठीक है, मैं अभी पेनल्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लेट फीस है, मतलब 9C अगर दोनों रिक्वायर्ड है तो दोनों फाइल होना चाहिए, कोई एक भी फाइल नहीं होता है तो ये लेट फीस लगा देंगे वो। सर 9 की अपर लिमिट कितने से 5 करोड़? वो हाँ, इंक्रीज हो गए 9C की 2 करोड़ 5 9 2 करोड़ 9 की। चलिए, आज मुझे अपने बिजनेस का 9C फाइल करना, करते हैं इसको। ठीक है, कल मिलते हैं, है ना? कल मिनट्स पढ़ेंगे आप लोग, कंप्लीट तो हो ही गया। हम तो कह रहे हैं सर 2 दिन छोड़ दीजिए, आ जाए इधर 9 9 लोग कर ले। हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए, मैं भी आराम करूँ। हाँ, इधर 9 और 9C कर ले लोग। हाँ 9 कर ले। अब सर मंडे को मिले सर अभी डायरेक्ट? अब मंडे भी क्या मिलेंगे आप लोग, क्योंकि 30 31, हाँ मंडे मिल सर सकते हैं। संडे को एक दिन रखिए ना, संडे को छुट्टी रहता है, एक दिन तो काम है। अरे भाई संडे को जाना है बाहर सबको। बाहर करके संडे में रहना मुश्किल है। 30 31 को काम करेगा तो संडे जाएंगे ना। हाँ कमलेश जी, संडे ही तो थोड़ा बहुत छुट्टी मिलती है। रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लीजिए कि संडे को क्या ठीक है, इस संडे का हम नहीं बोल रहे। संडे को क्या है कि सब दिन भर घर में रहना, तो 1 घंटा कम से कम नहीं कमलेश जी, आप ऐसा कीजिए, सबके रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, सर के बहुत सारे पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या है कि एडिक्शन हो जाता है तो फिर ये सब चलता है। एडिक्शन बराबर है।
ठीक वर्ड यूज किया, एडिक्शन। लेकिन जीएसटी में एडिक्शन कम लोगों को होता है, जिसमें कमलेश जी हैं, जुड़ गए आप। गुड। हालांकि मेरा जीएसटी की प्रैक्टिस ना के बराबर है, बिल्कुल ना के उससे क्या हुआ, लेकिन नशे आप में लोगों थोड़ी की देखा बातें जाता सुन के है। मिलके एक अच्छा लगता है। देखिए भैया, नशा करने के लिए ना ये थोड़ी देखा जाता है किस चीज का नशा है, किसी चीज का हो, बस नशा नशा होता है। ठीक बात है। चलिए मिलते ओके, तो हैं। सर कब मिले हो? लास्ट नेक्स्ट क्लास कब होगा सर? 2 तारीख मंडे। ठीक है सर। ओके, बाय, हैप्पी सर न्यू ईयर। सर, हैप्पी न्यू ईयर सर, आपको हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। हैप्पी न्यू ईयर। चलिए बाय।